हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आज से 13 जुलाई 2020 से आपको पुनः पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। कल तक मैं एच एन इंटर कॉलेज हल्द्वानी में मूल्यांकन कार्य में था, ड्यूटी में। तो मैं आज से फिर आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको जो पढ़ाया है एक्सरसाइज 4.3 तक के प्रश्न हल कराए थे। और बच्चों, मैंने ये भी कहा था कि आप लोग सवाल हल करने के बाद हमारे ग्रुप में गृह कार्य को अवश्य दिखाइए। और 2-3 बच्चे मैं देख रहा था कि केवल वही गृह कार्य को हल करके दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होनी है आपकी। और अगर आप इस बीच पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में पढ़ाई में दिक्कत आएगी। तो आप बीच में ये जो हम बता रहे हैं उसे पढ़ते रहिए। और कहीं पर कोई प्रश्न आपको पूछना हो, आप अवश्य ग्रुप में शेयर करके उसे पूछिए। जो समझ में नहीं आता है कहीं पर, उसे भी आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न आज आपको समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ये प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। फिर उसका ग्राफ हमें खींचना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न में दे रखा है कि एक नगर में जो टैक्सी का किराया है, 1 किलोमीटर तक का किराया 8 रुपया है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही किलोमीटर दूरी तय करेगा, पहले किलोमीटर का वो 8 रुपया देगा, वो फिक्स है। उसके बाद के अगले किलोमीटरों के लिए हर किलोमीटर का 5-5 रुपया किराया देना है। और उस किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर बताया है इसने, और कुल किराया y रुपया कहा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका हमें एक तो समीकरण लिखना है और उसके बाद फिर हमें उसका लेखा चित्र या ग्राफ खींचना है। तो पहले हमें प्रश्न में दिया है पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया, उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया बराबर 5 रुपया। और प्रश्न में कहा गया है कि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर, कुल दूरी x किलोमीटर तय करनी है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति मान लिया कुल दूरी 10 किलोमीटर तय करता है, तो पहले किलोमीटर का वो 8 रुपया देगा। अब बच गए कितने किलोमीटर? 10 में से 1 किलोमीटर का हमने अलग कर दिया 8 रुपया, तो 9 किलोमीटर और बचे, 10-1 ये तो बचे। तो यहाँ पर कुल दूरी x किलोमीटर मानी गई है, तो पहले किलोमीटर का किराया दिया हुआ हमें 8 रुपया है। तो अब शेष दूरी कितनी बची बच्चों? x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, तो शेष दूरी बच गई x-1 किलोमीटर। उस दूरी का किराया 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, तो शेष x-1 किलोमीटर दूरी का किराया हो गया आपका x-1 इंटू 5 रुपया। तो x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कुल कितना किराया देना पड़ेगा? पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया प्लस शेष x-1 किलोमीटर के लिए x-1 इंटू 5। तो इसको हमने ऐड कर दिया 8 प्लस ब्रैकेट में x-1 इंटू 5। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बराबर आ गया 8 प्लस 5 से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया x को भी और -1 को भी, तो 8 प्लस 5x माइनस 5। यह आ गया आपका 5x मैंने पहले लिख दिया है। 8 में से 5 माइनस का सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, प्लस का 3 बच गया, तो कुल किराया आ गया 5x प्लस 3 रुपया। लेकिन प्रश्न वाले ने कहा था कुल किराया y रुपये के बराबर है, तो हमारा जो 5x प्लस 3 किराया है ये किसके बराबर होगा? y के बराबर। ठीक है, तो हमारी समीकरण बन जाएगी यहाँ पर अब y बराबर 5x प्लस 3। पहला आंसर हमारा आ गया। अब हमें इसका आलेख खींचना है। आलेख में पहले इसी प्रश्नावली में पहले आपको बता चुका हूँ। मैं पुनः एक बार ये वाले प्रश्न में आलेख फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने भी आलेख आपने खींचने हैं वो सभी इसी मेथड से होंगे। तो बच्चों, मैंने कहा था यहाँ पर जब हम दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण बनाते हैं तो उसमें एक स्वेच्छ चर लेते हैं, एक हम परतंत्र चर लेते हैं। यहाँ पर हमने x को स्वेच्छ चर मान लिया। स्वेच्छ का मतलब है हम अपनी इच्छा के अनुसार x के मान कुछ भी रख सकते हैं। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े मान रख दें जिनका कि आप ग्राफ ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ग्राफ आलेखित हो जाना चाहिए आपका, तो ऐसे मान रखिए जो ग्राफ में आपके आ जाएँ वो बिंदु। ठीक है, आपने बहुत दूरी ले ली तो ग्राफ में वो बिंदु आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे मान रखिए x के x बराबर आपने 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, या x बराबर -1 रख दिया, -2 रख दिया, -3 रख दिया।
इनके संगत फिर आप y के मान निकाल लेंगे। तो आपको x और y के मान मालूम हो जाएंगे, उन बिंदुओं को आप ग्राफ पर आलेखित कर सकते हैं। उसके बाद वही हमारा आलेखन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर x बराबर 1 रखा अगर, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर था 5x + 3, तो x की जगह हमने 1 रख दिया, y बराबर आ गया 5 × 1 + 3, तो y बराबर 5 + 3 8 आ गया। तो पहला बिंदु हमारा आ गया, जब हमने x 1 रखा y 8 आया, तो ग्राफ का पहला बिंदु हमने a मान लिया उसको, वो आ गया 1,8। अब x बराबर अगर मैं -1 रख दूँ तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 5x + 3 था, तो y बराबर 5 × -1 ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का है +3, x की जगह -1 रख दिया, तो 5 × -1 -5 हो गया +3, -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए, -2 बच गया। तो दूसरा बिंदु आ गया हमारा -1, -2। जब हमने -1 रखा है x, तो y बराबर आ गया -2। ये हमारा b बिंदु ले लिया हमने। अब x बराबर अगर हम 0 रख दें तब क्या आता है, y का मान देखते हैं। y बराबर 5x + 3 था, तो x की जगह 0 रख दीजिए। y बराबर 5 × 0 + 3, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो y बराबर 0 + 3 माने y बराबर 3 आ गया। तो ग्राफ का तीसरा बिंदु हमारा आ गया 0,3। अब इनको हम ग्राफ पर आलेखित करेंगे। अब बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, एक ग्राफ पेपर लेंगे आप। ग्राफ पेपर पर आपके खाने बने हुए रहते हैं। मैंने यहाँ कॉपी में ही, साधारण कॉपी में खाने खींच करके अपने हाथ से बना दिया है। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर एक क्षैतिज रेखा, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, वो खींचते हैं, और उस पर लंबवत एक ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष जिसे हम कहते हैं वो खींचते हैं। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। वहीं से हम दूरी नापते हैं। मूल बिंदु से x अक्ष में दाईं ओर जाते हैं, अगर मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष में तो धनात्मक होता है x, और मूल बिंदु से बाईं ओर जाते हैं तो x ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो y में धनात्मक होता है, और y में मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। यह मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे पहला बिंदु हमारा आया था 1,8, तो पहले हम x अक्ष में कितना गए, एक मात्रा मूल बिंदु से, ओ बिंदु जहाँ पर मैंने लिखा है, ओ से एक खाना दाईं ओर गए 1। अब वहाँ पर बिंदु नहीं लगेगा, y कितना है उसका, y निर्देशांक 8। तो अब हम एक वाले से, मूल बिंदु से 1 बाय 1 से ऊपर 8 गिन दिया, प्लस का 8 है तो ऊपर 8 गिना, वहाँ पर हमने बिंदु लगा दिया। एक गोला मैंने बड़ा बिंदु दिखा रखा है, गोला खींच दिया उसके चारों ओर, उसको a कह दिया, वो 1,8 हो गया। ठीक है, अब दूसरा बिंदु हमारा था बच्चों -1, -2। अब हम माइनस में आ गया, एक x निर्देशांक माइनस में आया, तो मूल बिंदु से बाईं ओर 1 खाने में गए। उसके बाद फिर y अक्ष में 2 खाने नीचे गए, तो वो बिंदु हमें b बिंदु प्राप्त हो गया। -1, -2 लिखा है मैंने इसको। ठीक है, ऐसे ही एक तीसरा बिंदु c लिया हमने 0,3। 0 माने x अक्ष में चली गई दूरी 0 है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु पर ही बिंदु हो गया, और y में प्लस का 3 है तो ऊपर 3 चले गए, तो y अक्ष पर ही बिंदु आ गया c बिंदु 0,3। अब हमारे 3 बिंदु a b c या a c b हमें प्राप्त हो गए हैं। इनको हम मिलाते हुए हमने एक रेखा स्केल से खींच दी। यही हमारा ये क्या आ गया, आलेखन हो गया किस समीकरण का, y बराबर 5x + 3 का। तो बच्चों, ये हमारा आलेखन हो गया है। चौथा प्रश्न का हल है, अच्छी तरह से आप एक बार देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने हर पॉइंट इसका समझाया है। अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। अब बच्चों, यहाँ पर हमें 2 ग्राफ दिए हुए हैं। मैं एक ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, दूसरा आप स्वयं हल करेंगे। जो पहला ग्राफ के लिए 4 हमें विकल्प दिए हुए हैं, वो दिया हुआ है पहला x बराबर y, दूसरा x + y = 0, तीसरा दिया है y = 2x, और चौथा दिया है 2 + 3y = 7x। तो बच्चों, अब एक ये बिंदु देखिए आप ग्राफ में। पहले हमें जो पहला ग्राफ खींचा हुआ है उसमें 2 बिंदु गोले छोटे छोटे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं किताब में। मैंने यहाँ ग्राफ नहीं बना रखा, आप किताब से देखिए। तो एक बिंदु ऊपर दिया है, देखिए -1,1 लिखा भी है ब्रैकेट में, और एक दूसरा नीचे दे रखा बिंदु इसी रेखा पर 1,-1। तो अब ये जो 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु किस समीकरण को, ऊपर जो 4 समीकरण हमें दे रखे हैं किसको संतुष्ट कर रही हैं। ये दोनों बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, जिनको संतुष्ट करेंगे वही इस लेखा चित्र का अभिष्ट समीकरण होगा। ठीक है, अब जैसे पहला बिंदु क्या दे रखा है इस ग्राफ का, -1,1, तो हम x की जगह -1 रख देंगे। x निर्देशांक -1 है और y निर्देशांक 1 है, तो x की जगह हम -1 रखेंगे, y की जगह हम 1 रखेंगे। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर जहां आ जाएगा वहां ये संतुष्ट कर देंगे उसे, और वही हमारा समीकरण होगा इस लेखा चित्र का। तो जैसे पहला हमें दे रखा था समीकरण x
इज इक्वल टू वाई। बाई तरफ हमने एक्स की जगह क्या रख दिया -1, और दाई तरफ क्या है वाई, वाई किस में प्लस का 1 है। तो क्या -1 और +1 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। इसका मतलब जो पहला समीकरण हमें दिया है इस लेखा चित्र का समीकरण नहीं है वो, क्योंकि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा बिंदु हम इस पर लगाएंगे ही नहीं जब पहले ही संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला समीकरण दिया था x + y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह -1 रखना है हमने और y की जगह 1 रखना है। पहला बिंदु -1,1 था, तो x निर्देशांक -1 है, y निर्देशांक 1 है। इन बिंदु को हम इस समीकरण में रखते हैं तो बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हमने x की जगह -1 रख दिया, प्लस y की जगह 1 रखा। -1 में +1 जोड़िए, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएंगे। तो दाएं पक्ष के बराबर 0 के बराबर आ गया ना ये। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह बिंदु जो है -1,1 इस समीकरण, कौन सी समीकरण, सेकंड समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। अब दूसरा बिंदु भी कर रहा है, नहीं देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या दिया था हमें लेखा चित्र में नीचे वाला 1,-1, मतलब x की जगह 1 रखना है प्लस का और y की जगह -1 रखना है। अब ये बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं, इस समीकरण को देख लेते हैं। x की जगह 1 रख देते हैं समीकरण में, x + y इज इक्वल टू 0 में, और y की जगह -1 रख देते हैं। ठीक है, तो x की जगह 1 प्लस, अब ये y की जगह -1 है, ब्रैकेट में लिख दिया -1। तो ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, माइनस ही रहेगा। तो 1 - 1 0, अर्थात दाएं पक्ष के बराबर 0 के बराबर ये भी आ गया है। इसका मतलब यह बिंदु भी, दूसरा वाला बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पहला वाला जो ग्राफ है उसके लिए कौन सी समीकरण सही हो रही है, x + y इज इक्वल टू 0, अतः विकल्प सेकंड इसके लिए सही है। अब इसी तरह से इसका दूसरा एक और ग्राफ दिया है, उसके 4 हमें समीकरण दी हुई हैं विकल्प। कौन से वाले में ये बिंदु, जो ग्राफ के बिंदु हैं ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं, वो देखिए आप स्वयं इसको हल कीजिए। नहीं आएगा मैं फिर दोबारा बताऊंगा, पहले आप अपने आप इसको हल कीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया हुआ है, एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। आप विज्ञान में आपने पढ़ा होगा अनुक्रमानुपात या समानुपात। ठीक है, उसके लिए एक चिन्ह बता भी बताऊंगा मैं। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनानी है और फिर इसी तरह से जो पहले मैंने आपको बताया ग्राफ आप स्वयं बनाएंगे आप, क्योंकि मैंने ग्राफ वाले सवाल पहले भी आपको बताए हुए हैं। अभी इससे पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोई अचर बल लगाने से पिंड द्वारा जो किया गया कार्य है वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। देखिए जब a और b 2 राशियाँ हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ है, ये अगर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, a समानुपाती b है, तो इसका मतलब एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा। आपने गणित में भी पढ़ा है 8th में, व्युत्क्रमानुपात, अनुक्रमानुपात, ये पढ़ा हुआ है, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कथन को हमें समीकरण के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ने और दिया हुआ नीचे, कुछ मान भी निकालने हैं। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 2 मात्रक है और नंबर सेकंड 0 मात्रक है, तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब हमें ग्राफ से ही उसका उत्तर निकालना है, तो पहले हम ग्राफ खींचेंगे, उससे पहले हम समीकरण बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें दूरी कितनी है ये मालूम नहीं है, किया गया कार्य कितना है ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम x मात्रक मान लेते हैं। मात्रक लिखा है यहाँ, सेमी, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं है, मात्रक लिख दिया। ठीक है, और किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य, उसको हमने मान लिया y मात्रक। कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल में लेते हैं हम, यहाँ पर ये नहीं लिखना, हमने खाली मात्रक लिख दिया है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा था इसने कि कार्य जो है वो समानुपाती है किसके, अनुक्रमानुपाती किसके, दूरी के। तो कार्य समानुपात का चिन्ह मैंने बना रखा है, देखिए ध्यान से, कार्य समानुपाती दूरी, ये हमें दिया हुआ है। तो कार्य हमने y माना था, y लिख दिया, समानुपात का चिन्ह लगा दिया, दूरी को x माना था, y समानुपाती x। अब बच्चों एक चीज़ होती है, ये विज्ञान में आप पढ़ेंगे, जब हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं और वहाँ पर बराबर का चिन्ह लाते हैं तो बीच में एक कांस्टेंट या अचर आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, तो y समानुपात का चिन्ह हटा दिया, बराबर लिख दिया, और ये जो समानुपाती नियतांक अचर मैं ले रहा हूँ वो k ले रहा हूँ। ठीक है, वो k × x, y बराबर kx, ये हमारा समीकरण बन गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें दिया था प्रश्न में, देखिए ऊपर, अचर बल 5 मात्रक लीजिए, तो अचर को यहाँ पर 5 लेना है, तो हमने यहाँ पर k की जगह 5 ले लिया, तो y बराबर 5x हमारी ये समीकरण
हमें प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण में प्राप्त होगी, अभी मैंने इससे पहले वाले सवालों में बताया था। अब हम x के स्वेच्छ मान यहाँ रखेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। x का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, या x का मान -1, -2, आप कोई से भी मान रख सकते हैं। उनके संगत आप इस समीकरण की सहायता से y बराबर 5x की सहायता से y के मान निकालेंगे। जब अब आपको x और y के मान मालूम हो जाएंगे, उन बिंदुओं को आप ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष खींच करके, x अक्ष में आप दूरी ले लेना, y अक्ष में आप कार्य को ले लेना, तो एक जो दो तीन बिंदु आप ले लेंगे उनको मिला देना, वो हमारा क्या आ जाएगा, इस समीकरण का लेखा चित्र आ जाएगा। ठीक है। अब हमें जो उत्तर बताना है यहाँ, दो मात्रक दूरी के लिए ग्राफ में, दो मात्रक दूरी के लिए जो ग्राफ में क्या निकालना था, हमने लिखा हुआ था नंबर 1, दो मात्रक के लिए पिंड द्वारा तय की दूरी निकालनी थी, न किया गया कार्य ज्ञात करना था आलेख से, दो मात्रक दूरी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दो मात्रक दूरी के लिए x अक्ष में जो आपने ग्राफ खींच दिया है, x अक्ष में मूल बिंदु से 2 दूरी तक जाएंगे, उस 2 दूरी से y अक्ष के समांतर खड़ी रेखा ऊपर को खींच देंगे, वो ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगी। तो जहाँ पर वो ग्राफ को काट रही है, ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष में वो दूरी आप गिन लेंगे। x अक्ष में आपने जहाँ से लंब खींचा, ऊपर को लंब कहाँ पर कट रहा है ग्राफ को, y अक्ष में वो दूरी आप निकाल लेंगे। उतना मात्रक आपका क्या आ जाएगा, कार्य, आप कार्य ग्राफ से पता कर लेंगे। इसी तरह से, और जो दूसरा दिया था इसने 0 मात्रक पर कार्य निकाल लिए, तो 0 मात्रक माने मूल बिंदु पर ही आप, मूल बिंदु से ऊपर आप जाइए, y अक्ष को ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, मूल बिंदु से वहाँ तक की दूरी को आप गिन लीजिए, वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 मात्रक दूरी के लिए किया गया कार्य मालूम हो जाएगा। तो आप पहले ग्राफ खींचेंगे और इस तरह से आप निकालेंगे। नहीं आएगा आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं अगर ये समझ में आपके नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, लेकिन आप स्वयं कीजिए, मैंने ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, और जो अच्छे बच्चे होंगे आसानी से एक में ही समझ जाएंगे। मैंने जो अभी बताया उससे पहले भी अच्छी तरह समझा रखा है। अब बच्चों, आप यहाँ पर 2 प्रश्न और बचे हैं, वही ग्राफ बनाने हैं। पहले समीकरण निकालिए, जो अज्ञात राशियाँ हैं, ठीक है, उनको आप एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, और जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन के अनुसार समीकरण ज्ञात करेंगे। फिर वही x के स्वेच्छ मान आप रखेंगे अपने मन से, कुछ 2 या 3, उनके संगत y के मान समीकरण की सहायता से निकालेंगे, और उन बिंदुओं को आप ग्राफ में आलेखित करेंगे। वही हमें यहाँ पर निकालना है। आप इनको बनाइए पहले अपने आप, ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, गृह कार्य के लिए, और नहीं आएगा मैं दोबारा आपको फिर बताऊँगा। ठीक, लेकिन आप पहले एक बार इसको घर में रफ कॉपी में हल करके और ग्रुप के माध्यम से मुझे दिखाइए अवश्य होमवर्क को। तो चलिए अगले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं। अगला चैप्टर जो हमारा आएगा, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। यूक्लिड, आपने यूक्लिड का नाम नहीं पढ़ा है, इससे पहले आपने जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, पाइथागोरस का नाम सुना है, ठीक है ना। एक एलिमेंट्स नामक बुक है गणित की, वो यूक्लिड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो यूक्लिड ने जो गणित में जो मूल परिभाषाएं दी थी और कुछ अभिग्रहित और अवधारणाएं दी थी, वो मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता हूं कि इसमें कुछ परिभाषाएं यूक्लिड द्वारा जो दी गई हैं वो क्या क्या दे रखी हैं। जैसे बिंदु की परिभाषा, बिंदु होता क्या है। यूक्लिड ने बताया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। कोई भाग माने न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, ठीक है ना। रेखा किसे कहते हैं, यूक्लिड ने उसकी परिभाषा बताई, चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं, जिसमें चौड़ाई कुछ नहीं होती है, चौड़ाई रहित, ठीक है, चौड़ाई है ही नहीं उसमें, केवल लंबी होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। और जो सिरे होते हैं रेखा के, वो बिंदु कहलाते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, उसे हम पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो यूक्लिड ने बताया कि उनको हम रेखाएं कहते हैं। सीधी रेखा, ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होते हैं। ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होते हैं, उसे हम सीधी रेखा कहते हैं। समतल पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, उसे हम समतल पृष्ठ कहते हैं। ये यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपने पढ़ी हैं, लेकिन दूसरे ढंग से ये यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। अब यूक्लिड के अभिग्रहित हैं कुछ, उनमें से मैं आपको अभी इसमें लिख के दे रहा हूँ और आप उनको समझिए,
ध्यान दीजिए, बहुत सरल सी हैं, ठीक है। तो कुछ अभिग्रहित में नंबर 1 जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि x z के बराबर है, y भी z के बराबर है, x भी z के बराबर ही है, y भी z के बराबर है, इसका मतलब x और y भी बराबर होंगे, ये मतलब है। सेकंड, यदि बराबर भागों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर दो भाग बराबर हैं, है ना, दो भाग बराबर हैं, x और y अगर बराबर हैं, x में अगर हम 2 जोड़ें तो y में भी अगर हम 2 ही जोड़ें तो उनका जो योगफल आएगा वो x+2 और y+2 वो भी बराबर आएगा, क्योंकि x और y बराबर थे। बराबर भागों में से बराबर घटाने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो भी बराबर होगा, इसी तरह से जैसे योग वाला बताया मैंने आपको, ठीक है। चौथा, परस्पर संपाती वस्तुएं बराबर होती हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक बिल्कुल अगर फिट बैठ जाता है, जैसे हम एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखें तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब, अर्थात परस्पर संपाती वस्तुएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगला है 5वां, पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण माने पूरा, जिनको जोड़ के वो आ रहा है पूर्ण, उसी पूर्ण कहेंगे। वो पहले भाग से भी दूसरे भाग से भी बड़ा ही होगा, ठीक है। जैसे हम 2 + 3 = 5 आ रहा है, पूर्ण आ गया 5 यहाँ पर, तो 5 3 से भी बड़ा है, 5 2 से भी बड़ा है, दोनों भागों से बड़ा है, तो पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। अगला 6, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अगर हम दो चीज़ें बराबर ले रखी हैं हमने, उन दोनों का दुगना करते हैं, उनका दुगना भी बराबर होगा, क्योंकि वो आपस में बराबर है, ठीक है। इसी तरह से 7वां, एक ही वस्तुओं के आधे भाग भी परस्पर बराबर होते हैं। अगर दो चीज़ें बराबर हैं, पहले का आधा करें और दूसरे का आधा करें तो उनके आधे भाग भी बराबर होंगे। सरल सी चीज़ें हैं। तो अभिग्रहित मैं भी बता रहा हूँ, अभिधारणाएं मैं आपको उसके बाद बताऊँगा। इतनी यह आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। और जो मैंने 2 प्रश्न छोड़ रखे हैं इससे पहली प्रश्नावली में, वो गृह कार्य के लिए दिए हुए हैं, आप उनको हल करके ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए, और नहीं आता है उसको बेझिझक पूछिए भी।